हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ रहे हैं महलवारी व्यवस्था। तो ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था थी, जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, जो ब्रिटिश रूल के अंडर हम थे, उस पर ये मेरा तीसरा और फाइनल वीडियो है, जिस पे आज हम महलवारी व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे और साथ में ये भी जानेंगे जो ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था थी, इसके क्या बुरे परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था तथा भारतीय लोगों पर पड़े। ठीक है, तो ये पार्ट सी है। आप अगर इसको पहली बार देख रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन है कि पहले इसका पार्ट ए और पार्ट बी देख लीजिए। ये मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, जहाँ पे हिस्ट्री हिंदी मीडियम करके प्लेलिस्ट है, उस पर चले जाइए, उस पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो जो भू राजस्व व्यवस्था, आप इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। और दूसरी चीज़, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपको 5 मार्कर्स में भी आ सकता हो, एक बड़ा क्वेश्चन भी इसके ऊपर आ सकता है। ठीक है, तो हमने इससे पहले क्या समझा, स्थायी बंदोबस्त क्या था, परमानेंट सेटलमेंट क्या था, उसके अलावा हमने पढ़ा रैयतवारी व्यवस्था क्या थी। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे महलवारी व्यवस्था। ठीक है, तो शुरू करती हूँ। महल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गांव या जागीर। महल शब्द कहाँ से आ रहा है, जिसका मतलब था विलेज, या जो जागीर होती है, जो बड़े गांव जो होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, महल कहलाते हैं। ठीक है, तो अब आपने देखा होगा स्थायी बंदोबस्त में क्या था। स्थायी बंदोबस्त कैसा अनुबंध था, ईस्ट इंडिया कंपनी तथा जमींदारों के बीच अनुबंध था, जहां पर जमींदार के ऊपर ये उसकी ये कह सकते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसे पूरा कर इकट्ठा करना था और ईस्ट इंडिया कंपनी को देना था। वो हम उस पहले डिस्कस कर चुके हैं, आपको अगर पढ़ना हो तो आप वीडियो को देख लीजिए। ठीक, इसके बाद हमने देखा रैयतवारी आया। रैयत मतलब किसान होते हैं, और कैसा अनुबंध था, ईस्ट इंडिया कंपनी और सीधे किसानों के बीच में एक अनुबंध था। ठीक, अब आपको मैंने बता चुकी हूँ कि जो लालच होता है उसकी कोई क्या होती है, उसकी कोई सीमा होती नहीं है। तो इनको क्या लगता था, अलग अलग जगह अलग अलग व्यवस्था बदलते रहे, ताकि क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है उसको वसूल सकें। ठीक, तो जो महलवारी व्यवस्था है, आप देखोगे पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, मध्य भारत, यहाँ पे उन्होंने लागू किया था, और ब्रिटिश भारत का लगभग 30% हिस्सा था। बार बार कंफ्यूज, मतलब मैं आपको फिर से कभी कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं दूर करना चाहती हूँ, ब्रिटिश भारत ना कि संपूर्ण भारत। संपूर्ण भारत में तो वो ऐसा हिस्सा भी था जहाँ पे राजा राजवाड़ों का रूल था, जहाँ पे नवाब अभी भी शासन कर रहे थे, और एक तरफ ऐसा था जो सीधे सीधे जहाँ पे ब्रिटिश शासन चल रहा था। तो वो ब्रिटिश शासन के ही मैं बात कर रही हूँ, जहां पे लगभग इसने 30% जो हिस्सा था, या 30% क्षेत्र पे महलवारी व्यवस्था आ गई थी। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, जो कर देने की इकाई थी, आप देख रहे हो स्थायी बंदोबस्त में क्या था कि जमींदार क्या होता था, कई गांवों का मालिक हो जाता था, और वो कर वो देता था, और उसके बाद वो क्या कर लेते थे, उस कर को, उसका एक हिस्सा अपने पास रखता था, और ज़्यादातर हिस्सा जो किसके पास रखता था, वो अपने पास रखता था। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं डिस्कस करूंगी कि स्थायी बंदोबस्त का कितना हिस्सा अपने पास अंग्रेजों के पास जाता था और कितना जमींदार अपने पास रखता था। तो ये इस तरह से समझ लीजिए कि अगर हम बात करते हैं कि 10/11, ठीक है, 10/11, तो 10/11 जो प्रोड्यूस होता था, जो रेवेन्यू होता था, एक बांध दिया जाता था कि हमें इतना, तो जो उनके पास जो कुछ बचाने के बाद, मतलब किसान ने जो भी उसका उत्पादन हुआ, उसका कुछ हिस्सा बचने के बाद जो निर्धारित होता था, उतना हिस्सा क्या होता था, इन अंग्रेजों के पास चला जाता था, और 1/11 क्या होता था, जो जमींदार है वो अपने पास रखता था। अब समझ लो कि अगर 11 किलो है तो 10 किलो क्या हो गया, अंग्रेज लेके गए, और 1 किलो क्या हो गया, जमींदार ने अपने पास रखा। तो इस तरह की ये व्यवस्था थी। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था, जो रैयतवारी पढ़ा था, उसमें लगभग 50% का वो था कि जो प्रोड्यूस टोटल होता था, टोटल उत्पादन का 50% हिस्सा अंग्रेज अपने पास रखते थे, बाकी रैयत या किसान के पास रहता था। ठीक, तो इसमें क्या था, जो कर देने की इकाई थी, कृषक का खेत नहीं था। जो किसान खेती कर रहा है, उस अलग अलग खेतों के रूप में, अलग अलग इंसान के रूप में यहाँ से बांटा नहीं गया था कि हाँ तुम्हारे यहाँ से इतना कर, उसके यहाँ से उतना कर, ऐसा नहीं था। पूरा गांव को ही एक इकाई बना दी जाती थी, एक सिंगल यूनिट बना दी जाती थी गांव को, और वहां ये जो भूमि थी पूरी किसकी मानी जाती थी, ग्राम सभा की। ठीक है, कृषक अपनी जमीन पे खेती करेगा, लेकिन जो पूरी भूमि थी किसकी मान ली जाती थी,
ग्राम सभा की। ठीक है, ग्राम सभा से क्या होता था, एक किसान को खड़ा कर देते थे, एक नियुक्त कर देते थे जिसको बोलते थे लंबरदार। ठीक है, लंबरदार का काम क्या था कि उत्पादन को इकट्ठा करना, जो इतना हिस्सा है लगभग 60% 60% से लगभग ऊपर होता था, उसे इकट्ठा करना होता था और समय पे जा करके अंग्रेजों को देना पड़ता था। तो ये व्यवस्था थी, कर को पूरा गांव को ही एक इकाई बना दी गई, जिसको क्या करता था, जो किसान जिसको चुना जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो जा करके उनको देता था। ठीक, तो ये व्यवस्था था पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, यहाँ लागू की गई। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 30% हिस्सा था। और दूसरी चीज देखिएगा, 1833 में मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन ने महलवारी व्यवस्था लेकर के आए थे। ठीक है, और महलवारी जो व्यवस्था थी, इसका जनक किसको कहा जाता है, हॉल्ट मैकेंजी को। किसको कहा जाता है, हॉल्ट मैकेंजी को। ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी को इसको क्या कहा जाता है, इसका जनक कहा जाता है इस व्यवस्था का। हालांकि यहाँ पे 1833 में मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन ने इसको लागू किया था। ठीक, अब इसके बारे हम बता चुके हैं, हम अब फिर से कारण हम पे नहीं जा रहे हैं। कारण आपको बता चुकी हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना था। इनको लग रहा था स्थायी बंदोबस्त फेल हो गया। फिर दूसरी तरफ आप देख रहे थे रैयतवारी व्यवस्था थी, रैयतवारी से भी इनको संतुष्टि बहुत ज़्यादा नहीं थी। अब एक तरफ रैयतवारी भी चल रहा था, अलग अलग तरह के सिस्टम ये ला करके लगा रहे थे। बस इनकी कोशिश ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है। ठीक, तो इसकी विशेषताएं क्या थी, ग्राम की समस्त भूमि ग्राम सभा की मानी जाती थी। ठीक है, वो कृषक की भूमि ना समझ करके क्या हो जाती थी, ग्राम सभा की भूमि मानी जाती थी। भले वो अपने जमीन पे खेती करता था, लेकिन संपूर्ण जमीन जो थी अब क्या मानी गई, ग्राम सभा की एक इकाई में उसको बांध दिया गया। ग्राम सभा में से एक किसान को कर वसूलने का कार्य सौंपा जाता था, उसको ही लंबरदार बोलते थे। उसको नियुक्त कर देते थे ब्रिटिशर्स कि तुम करोगे और कर वसूल करके आप हमको दोगे। फिर लंबरदार के पास कृषक की जमीन छीन लेने का अधिकार भी था। अगर कृषक ने टाइम पे कर नहीं दिया, ठीक है, उसके कहन नहीं दिया या किसी भी कारण से वो विफल हो गया, तो इस लंबरदार के पास अधिकार था कि उसकी जमीन छीन ले। ठीक है, उसकी जमीन को कुर्क कर ले, ये इसके पास अधिकार था। भू राजस्व प्राय नकद में वसूला जाता था, ये भी ध्यान रखिएगा कि ज़्यादातर, क्योंकि आप वो गेहूं चावल कितना उठाएंगे, तो ज़्यादातर क्या थे, चीज़ों को बेच करके उसे नकद के रूप में ये लोग वसूलते थे। और राजस्व उत्पादन लगभग 60% लगभग या उससे अधिक वसूला जाता था। ठीक है, सपोज ऐसा कर मान लीजिए कि अगर 100 किलो हुआ तो 60 किलो या 60 से ज़्यादा लगभग 66% तक भी होता था, वो जाकर के अंग्रेज उठा ले जाते थे। बाकी में इनको किसानों को अपना गुजारा करना पड़ता था। तो अब ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि कितना ज्यादा कर लगा दिया गया था, मतलब उसका कोई अनुपाती कोई हिसाब ही नहीं था। तो इसी कारण से आप देखोगे कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है या भारतीय जो कृषि थी, उसको क्या कर दिया, उसी कमर को तोड़ दिया। किसने, ब्रिटिश काल की इस व्यवस्था ने। उसके अलावा देखिएगा आज जो किसानों की स्थिति है, खासकर जो नीचे के स्तर के किसान हैं जिनके पास जमीन नहीं है, और जो ऐसे किसान हैं बहुत लोग या जो भूमिहीन हो गए, छोटे छोटे मिल्स में या और कई इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो आज अगर हम उनके बारे में पीछे जाके पढ़ें तो ये जो आज उनकी स्थिति है, इतनी दयनीय स्थिति है, इसके अगर सच मानिए तो इसका जिम्मेदार कौन है, जो ब्रिटिश व्यवस्था थी वो उसके पीछे बहुत बड़ी जिम्मेदार थी। ठीक है, और इसके और सब कारण, इसके क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या सकारात्मक पहलू हैं, क्या नकारात्मक पहलू हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछले 2 वीडियो में, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अब इसके बाद एक हम लास्ट डिस्कशन इसके बारे में कर लेते हैं कि समग्र रूप से इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो आप समझ रहे हैं कि समग्र रूप से इसका बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो समग्र ब्रिटिश भू राजस्व नीति का प्रभाव, तो पहला भूमि हस्तांतरणी बन गई। मैंने पहले वीडियो में भी समझाया था कि भूमि क्या था, कोई प्रोडक्ट नहीं था जिसको बेचा जा सके। लेकिन क्या हुआ, जब से जमींदारी सिस्टम लेकर के आने लगे, ठीक है ना, कि जागीर किसकी हो गई, पूरी जमींदारों की हो गई, बोली लगा के बेची जाने लगी। और अगर किसान अपना कर नहीं दे पाता था तो उसकी जमीन बेच दी जाती थी या उसकी वसूल ली जाती थी, या जब वो साहूकारों के चंगुलों में फंस गया, जा करके पैसे उठाता था उनसे और नहीं दे पाता था, तो जो साहूकार था वो जमीन अपने पास रख लेता था। इसलिए अब देखिएगा कि जमीन क्या हो गई, इधर से उधर। पहले क्या था कि वो वर्टिकली
आप देखोगे लंबवत ही हस्तांतरण होती थी, मतलब पिता से बेटे, फिर उसके बेटे, इस तरह से होती थी। लेकिन अब वो चीज़ें यहाँ पे नहीं रही। अब क्या हो गया, अब कोई भी जमीन का मालिक बन रहा था। तो भूमि कैसी हो गई, हस्तांतरणी हो गई। तो अब भूमि हस्तांतरणी हो गई, उससे क्या प्रभाव आया, इससे सबसे बड़ा आप चीज़ देखोगे कि जो न्यायिक विवाद थे बहुत ज़्यादा बढ़ गए। लोगों के आपस में क्या हो गया, विवाद होने लगे, लोग उलझने लगे, कोर्ट कचहरी में जाने लगे। दूसरी चीज़ क्या हो गया, भूमि छोटे छोटे उसमें बढ़ गई, उत्पादन क्षमता क्या हो गया, उत्पादन कम हो गया। लोगों के आप देखिएगा कि भुखमरी फैल रही है, गरीबी फैल रही है, बेरोजगारी फैल रही है। और कई बार जब भूमि उनसे ले ली जाती थी तो जो पुश्तों से जो जमीन का मालिक था वो कैसा हो गया, अब वो भूमिहीन हो गया। तो आप देखिएगा कि ये इसका बहुत बड़ा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। इसके बाद उत्पादन में कमी। अब क्या हो गया, ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था में जहाँ पे क्या हुआ, भूमि सुधार में, भूमि की गुणवत्ता के सुधार में, ठीक है, कृषि में सुधार में कोई भी कदम नहीं उठाया अंग्रेजों ने। सिर्फ ये निचोड़ना जानते थे। इन्होंने एक पैसा भी इस चीज़ में नहीं लगाया ताकि कृषि में सुधार हो, हम बेहतर तकनीक लेकर के आए, किसानों का भी उत्थान हो, उन्हें नई तकनीकें समझाई जाए, बेहतर तरीके से। इस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया। सिर्फ क्या हुआ, वसूला जाने लगा, वो भी एक तरफा इस तरह से वसूला जाता था कि उसकी स्थिति, जो कृषक की स्थिति बहुत खराब होती गई। और यहाँ पे आप देखिएगा इसीलिए क्या हो जाएगा, उत्पादन में कमी भी आ गई। अगर आप पहले की वीडियो देखेंगे तो आपको और अच्छे से सब चीजें पॉइंट समझ में आ जाएंगे। अनुपस्थित जमींदारी प्रथा का विकास, मैंने समझाया था कि क्या हुआ जमींदारी प्रथा में, जब स्थायी बंदोबस्त में क्या हो गया, जो जमींदार था वो क्या हो गया, भूमि का मालिक हो गया। और वो जमींदार कैसे होते थे, जो रिच क्लास, पैसे वाले, जो बाहर बैठे होते थे, तो वो क्या करते थे, बोली लगाया और जमींदार बन गया। और उसके बाद वो वापस शहर में जाते थे। जब समय हार्वेस्टिंग का सीजन आता था, कटाई का सीजन आता था, तब वो खड़े होते थे और जा करके अपना वसूल करके वापस आ जाते थे। उससे उनका कोई सरोकार नहीं था कि किसान की स्थिति कैसी है, गांव में क्या समस्या है, कृषि किस समस्या से जूझ रही है। तो ऐसा कोई चीज उपस्थित नहीं हुआ। क्योंकि क्या हुआ, इससे पहले जो जमींदार, जो गांव के जो लोकल जमींदार होते थे, पुराने समय से चले आ रहे थे, वो कैसे होते थे, वो कृषकों के सुख दुख में कहीं ना कहीं उनका हिस्सा होता था। ठीक है, उनको पता रहता था अरे इस बार अच्छी वो नहीं हुई है, तो वो कभी लगान नहीं वसूलते थे, या उनको कोई दुख पड़ता था तो वहां पे साथ देते थे। तो ये सब चीजें क्या हो गई, अब देखिएगा पूरी तरह से ये जो समाज का ताना बाना था, इस व्यवस्था ने पूरा इसको नष्ट कर दिया। दूसरी चीज आप देखिए, कृषकों की ऋणग्रस्तता। मैंने आपको बताया कि दो कारण थे। एक तो कर नहीं दे पाते थे, तो बेचारे क्या करते थे, जा करके पैसे उठाते थे साहूकार से कि आज कर दे दे, किसी तरह से अंग्रेजों का पीछा छुड़ाएं अपना। ठीक, और वो क्या होता था, अगले साल फिर इतना ज्यादा कर वसूल लिया जाता था कि बेचारे साहूकार का फिर पैसा नहीं दे पाते थे। तो इसी तरह से कर्ज में डूबते गए और कहीं ना कहीं अपनी चल और अचल संपत्ति क्या होती थी, उनकी खो जाती थी या लूट ली जाती थी। दूसरी तरफ आप देखिएगा, मैंने आपको ये भी समझाया कि नगद फसल की ओर आकृष्ट हो गए। उनको लगा कि शायद नगद फसल में हमें ज्यादा पैसा मिलेगा। तो नगद फसल की खेती करने के लिए भी ज्यादा संसाधन और पैसे की आवश्यकता होती है, तो इसलिए फिर से साहूकारों के पास गए। और साहूकारों से जब इतना सारा उन्होंने जो भी ऋण उठाया, उसको वापस करने की उनकी स्थिति ही नहीं आ पाती थी। इस वजह से आप देखेंगे कि जो कृषक है यहाँ पे और बेचारे ऋणग्रस्तता में डूबते गए। और ये होता था, या तो फिर वो सुसाइड कर लेते थे, या तो अपनी ही भूमि में बेचारे एक मजदूर की तरह उनकी हैसियत हो जाती थी, मजदूर की तरह काम करते थे। कहने का मतलब ये है कि भूमिहीन किसान की तरह उनकी स्थिति हो गई। अकाल एवं भुखमरी में वृद्धि, मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ कि ज्यादातर वो जो भीषण अकाल हुए, जो कैसे हुए थे, जो अंग्रेजों के द्वारा जिनको और ज्यादा भीषण बना दिया गया, भयानक बना दिया गया। क्योंकि अंग्रेजों के अंदर कोई दया मानवता नहीं थी, यहाँ से उनको कोई भी, यहाँ के लोगों से कोई भी संवेदना नहीं थी। सिर्फ वो लोगों का शोषण करना जानते थे, अत्याचार करना जानते थे। तो आप देखोगे कि इस स्थिति में आप देखना कि जो अनाज है, जो पैसा है यहाँ कर जिसको ड्रेन ऑफ वेल्थ भी कहा देते हैं। आप जब मैं आपको पढ़ाऊंगी कि दादा भाई नारोजी ने दिया था ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो धन का बहिर्गमन था, ये सब किस तरह से हो रहा था। और वहां पर ले जा करके अंग्रेजों की जो अर्थव्यवस्था थी उसको और बेहतर बना दिया गया था और सशक्त बना रहे थे। और दूसरी तरफ ऐसा, आप इस चीज को ऐसे भी समझ लीजिए कि पहले क्या होता था, किसान के पास इतना उत्पादन भरपूर होता था कि वो जानता था कि अगर कोई आने वाली विपरीत स्थिति होगी तो मेरे पास 1-2 साल के लिए अनाज पर्याप्त
पर्याप्त है, मैं और मेरा परिवार आराम से गुजर बसर इसमें कर लेगा। लेकिन जब से इस तरह की कर व्यवस्था आ गई तो जहां ज़्यादातर अनाज उसका लुट जाता था, तो अब उसके पास अनाज बचा ही नहीं था। और चाहे बारिश हो या ना हो, कोई समस्या हो या ना हो, इससे अंग्रेजों को कोई लेना देना नहीं होता था, वो कर वसूलते थे। तो इस कर वसूलने के कारण क्या हुआ कि जब कभी ऐसी और कोई समस्या आई, अकाल पड़ गया। और वो अकाल कैसा हो गया, बहुत भयानक स्तर का हो गया। मतलब अंग्रेजों द्वारा ये बनाया गया और ज़्यादा उनके द्वारा बनाया गया अकाल था, जहाँ किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन और गिरती गई। दूसरी तरफ जब खाने का भरपेट नहीं था, भुखमरी में वृद्धि हुई, उसके बाद अब कुपोषण में वृद्धि हुई। तो हर तरह से देखिएगा, वो अब सोच लीजिए जिस समाज में खाने पीने को नहीं बचेगा, उस समाज कैसे विकास करेगा। तो जो उनका विकास होना चाहिए था वो क्या हो गया, अब देखोगे सब अब नीचे की ओर जा रहा है। उन्नति की जगह हम किधर जा रहे थे, अवनति की ओर जा रहे थे। कृषि क्षेत्रों में नवीन वर्गों का उदय, तो आप समझ सकते हो कि कौन नवीन वर्ग थे। एक तो अंग्रेजी सरकार थी जो कृषि में कूद आई थी, अंग्रेजी अफसर थे, दूसरी तरफ जमींदार थे, तीसरी तरफ साहूकार थे। कुल मिला के तीनों का काम क्या था, लोगों को वसूलना। कुछ तो विदेशी लोगों को लूटना। तो कुछ तो विदेशी थे जो कि हमारे देश के नहीं थे, और कुछ तथाकथित जो हमारे देश के थे, वो खुद भी हमारे देश के लोगों के दुश्मन थे। उद्योग की जगह भूमि में पूंजी का निवेश बढ़ावा मिल गया। अब क्या हो गया, पैसे वालों को क्या लगने लगा कि यार जमीन तो बहुत अच्छा सौदा है, यहाँ पैसा लगाओ, एक और यहाँ के मालिक बन जाओ, फिर बढ़िया कर वसूलते रहो, आपको तो कुछ करना नहीं हो, करेगा तो वो गरीब कृषक करेगा। तो क्या हुआ, उद्योग में जहाँ पे पैसा लगाना चाहिए था उसकी जगह क्या हुआ, भूमि में पैसा लगा दिया गया। और जो जमीन थी दिन प्रतिदिन आप देखेंगे वो क्या हो गई, उसका दाम क्या हो गया, बढ़ता गया। और दूसरी तरफ इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है उद्योगों पे। उद्योगों में किस तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा कि जो उद्योग जहां पे उनको इन्वेस्टमेंट करना था, जहां पे उनको उसकी बढ़ोतरी करनी थी, वहां क्या हो गया, पैसा नहीं लगाया गया। और दूसरी तरफ आप देख रहे थे कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आ गई थी, तो उसका जो नकारात्मक प्रभाव तो हमारे यहाँ पड़ ही रहा था। तो ऐसे क्या हो गया, उद्योग हमारे बिल्कुल पतन की ओर जाने लगे और जो भूमि है दिन प्रतिदिन उसकी कीमत बढ़ने लगी। फिर आप देखिएगा बेरोजगारी तथा उद्योगों पर दबाव बढ़ गया, बेरोजगारी आ गई। ठीक है, बेरोजगारी कैसे आ गई, क्योंकि यहाँ से अब जमीन जो है, लोगों के पास जमीन नहीं बची, अब उनके पास कुछ काम नहीं था। आप जानते हो ज्यादातर जो जनसंख्या थी, लगभग अधिकतर जो जनसंख्या थी वो किस पे आश्रित थी, खेती पे आश्रित थी। अब उनकी जमीन छीन ली गई, बेचारे बेरोजगार हो गए। अब बेरोजगार हो गए तो छोटे मोटे जॉब के लिए, छोटी मोटी नौकरी के लिए उद्योगों पे आश्रित हो गए। तो उद्योग तो अपने यहाँ वैसे भी बहुत कम थे, ज्यादा थे भी नहीं। अब उद्योगों पर क्या होने लगा, कहीं ना कहीं इसका और ज्यादा उसका दबाव बढ़ने लगा। तो इस तरह से देखेंगे जो सामाजिक ताना बाना है, और ये क्या है, बहुत ज्यादा कह सकते हैं ताना बाना जो था हमारे यहाँ, जो संतुलन था वो अंग्रेजों ने बिगाड़ दिया। और ये जो आज जो आप गरीबी कई बार देखते हैं हमारे देश में, इतनी भीषण गरीबी है, ये किसकी देन है, उन अंग्रेजों की देन है। इसीलिए कहा जाता है, और इसको हम समझते भी हैं कि अंग्रेजों ने हमें 200 साल पीछे फेंक दिया। ठीक है, हम 200 साल और पीछे हो गए। नहीं, आज जो हमारी स्थिति है देश में, जो हमारी इतने सारी जनसंख्या जो गरीब है, वो कभी इस स्थिति में नहीं पहुंचती अगर हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं होते, या इस तरह से उनकी शोषणकारी भू राजस्व व्यवस्था ना होती। तो भू राजस्व व्यवस्था ने भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भारतीय समाज, खासकर ग्रामीण समाज की आप कह सकते हैं कि उसने बैकबोन या उसकी जो रीढ़ की हड्डी है या उसका बेस है, उसको उसने तोड़ करके रख दिया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइएगा और अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।